हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत पुराना गाना था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा नाम करना चाहता है, बेटे ने एडमिशन लिया, 9th 10th अच्छे से पढ़ा, 10th में अच्छे मार्क्स भी लेके आया और एडमिशन के लिए उसने लिया। उसने सोचा कि मैं नीट करूँगा, ठीक है, डॉक्टर बनूंगा, नाम कमाऊंगा। बच्चा आया अपने सपने को लेके संजो के अपनी आंखों में, घर से दूर गया। पहली बार नए सब्जेक्ट्स जो थे उसने देखे, नए टीचर्स देखे, नए दोस्त देखे, सबके पास हो गया। ये सोची कि अब कुछ समय आ गया है कि जब मैं कुछ करूँगा। बट यहाँ पर थोड़ी सी जो उसको परेशानी हुई वो ये हुई कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर कोई जो है कुछ अपना ही वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए डिफरेंट जो है स्टोरीज उसको बता रहा है और बच्चा जो है वो भ्रमित हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि उसको मैं क्या करूं, ठीक है, कि कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। 10 लोग 10 किताबें बोल रहे हैं, कोई रिसर्च का रोना रो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि अभी पेपर लीक हुआ है, अभी भी होता रहेगा। ये सारी चीजें हैं कि सीबीटी होगा, कैसा होगा। एंड जो बच्चा है वो काफी परेशान हो चुका है स्टूडेंट्स। तो बच्चा क्या करे, बच्चे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 11th में 2 या 3 जो है किया हुआ है, उससे 2 या 3 महीने उसको है। और अभी एक तरफ वो सोचे कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपकी इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं हूं आपका मेंटर और मैं आपके साथ आज ये जो हमने सीरीज, ये जो मैंने ये सेक्शन स्टार्ट किया है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द 11th स्टूडेंट। और मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ आपकी हर किसी प्रॉब्लम को लेके उस पर आपके साथ चर्चा करूंगा, उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। उसको डिस्कस करूंगा और आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप जो है जिससे सक्सेस को अपनी मुट्ठी में कैद कर सके, आप सक्सेसफुल हो सके। और वाकई में जो आप चाहते हैं ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, और आप वो कर पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। रैंक रेवोल्यूशन पे आपका स्वागत है इस सीरीज में जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर 11 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब जैसे आप लोग कहते हैं कि सर स्टार्टिंग से आप बताइए, तो मैं ठीक है, आपने 2 महीने, अभी तो शायद हो सकता है किसी ने एडमिशन जस्ट लिया हो या किसी के 2 महीने भी हो गए यूजुअली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कह रहे हैं कि ठीक है, अभी आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो अब मैं बिगनिंग से आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम जो है, मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। तो अब हम प्रॉब्लम को भी स्टार्टिंग से करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। इस एकलव्य सीरीज में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आपका कि जो हम कहते हैं ना कि नीट का एक्चुअल सिनारियो, तो सबसे पहला सेक्शन हमारा है नीट का एक्चुअल सिनारियो। चलो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि अगर मैं नटशेल में बात करूं, मैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें वो नहीं कह रहा, ठीक है, कि मैं नहीं कह रहा कि 22 लाख 25 लाख, चलो मैं मिनिमम भी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर सीरियसली हम देखें ना स्टूडेंट्स, तो 20 लाख से अब स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अपीयर करते हैं, ठीक है। 20 लाख से ऊपर 20-22 लाख जो है, लगभग इतने कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर करते हैं। एंड देयर आर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ सीट्स, कुछ ही मुट्ठी भर की सीट्स है यहाँ पर जो आपको लेनी है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में रहती है, ठीक है। तो एक हैंडफुल ऑफ सीट्स ही है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि पेपर कैसे लीक हो रहा है, कितने करोड़ों लोग हैं जो है, करोड़ों लोग लगा रहे हैं इस पे, रुपए इस पे लग रहे हैं लीक होने के लिए। हर तरफ बवाल मचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कि अभी तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रीनीट का पेपर तक भी 7,500 लोगों तक पहुंच चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या है एक्चुअली। एक सीट की वैल्यू अगर आप देखें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए है स्टूडेंट्स। अगर आप अगर आपके पेरेंट्स डिटरमिन्ड है कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना ही बनाना है और आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो समझिए कि आपने अपने परिवार को 1.5 से 2 करोड़ रुपए दे दी। दिस इज द बाउंड्री, ठीक है। कट थ्रोट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको अगर इस फील्ड में, अगर इस पे टॉप कॉलेजेस में जाना है तो आउट ऑफ 720 आपका 685 प्लस तो हमेशा ही होना चाहिए, ठीक है। और दिल्ली के लिए कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, आपके जो टॉप कॉलेज आते हैं जैसे मौलाना आ गया, एम्स दिल्ली आ गया, ठीक है। आपका जो है गर्ल्स की लेडी हार्डिंग भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, वर्धमान महावी, तो यहाँ पे आपको लगभग 700 से प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये है नीट का जो एक्चुअल सिनेरियो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये एक जस्ट जो हम कहते हैं ना कि केक केक वॉक है आपका, कि कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो है
ऐसी 9-10 से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हो सकता है कि आप 10th में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 96-95% आपका जो भी स्टूडेंट्स, बट 10th की जो वैल्यू है स्टूडेंट, दिस इज जस्ट द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके अलावा कुछ नहीं है। आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम यू। हो सकता है आपको बुरा भी लगे, बट ये चीज आप समझ गए होंगे अगर आपने 2-3 महीना लिया है, ठीक है। और दूसरी बात आपका ये ही सच है स्टूडेंट्स, 10th की बेसिस पे आपको कोई मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं से भी अप्लाइड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप 10th में अच्छे थे बुरे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दिस इज जो पहला सेक्शन हमारा, दिस इज द नीट कॉलेज जिसको हम बोले, या नीट द एक्चुअल सिनेरियो है नीट का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड सेक्शन पे स्टूडेंट्स की जो है वाई 11th, ठीक है, कि हाँ 11th का इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, चाहे आप कोई भी बिल्डिंग बनाओ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बेसिस होता है वो उसका फाउंडेशन, एंड 11th इज द फाउंडेशन। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11th में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो पढ़ाई कर रहे हैं, एंड ऑन दी कॉन्ट्रेरी आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि जो कि जिन्होंने ओलंपियाड के लिए भी तैयारी करी होगी, उन्होंने NSCB NSCPL से बहुत सारी चीजें उन्होंने करी होंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। सी 11th इज द फाउंडेशन। अगर अगर उनको क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट आता है, ठीक है, अच्छी बात है, आते हैं। आपको नहीं आता, आपने पढ़ लिया, आ गया आपको, दैट्स इट, सिंपल है। आप क्यों ऐसा सोचे खुद को, आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो? क्या वो उसने 9th में जब था, उस 11th का, ठीक है, पढ़ लिया था, बट एक क्वेश्चन को वो एक ही आंसर तो देगा। अभी कुछ रेडिकल तो है नहीं कि आपको बिल्कुल का आपको लिखना है पूरा, कि जिसको जितना ज्यादा उतना ज्यादा नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसको आंसर आता है, आपको आंसर आता है, आपने सॉल्व कर दिया, दैट्स इट, छुट्टी, बस यही तो है, नहीं क्या, ठीक है। सो 11th इज द फाउंडेशन। आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आपकी जो दावेदारी है नीट के टॉप कॉलेजेस के लिए उतनी ज्यादा प्रबल होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो तो ये तो गया फाउंडेशन। दूसरा कंसिस्टेंसी। अच्छा, अगर दूसरा यहां पे अगर मतलब, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया आपका, दैट इज द जो टाइम है आपका, टाइम इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। एनईवी भी हो सकता है अगर आप इसको जो है अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपने, मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने इससे पहले 9th-10th में नहीं पढ़ा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप 11th में आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बट यू हैव 2 years ऑफ टाइम, 2 years ऑफ आपके पास टाइम है स्टूडेंट्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको करोगे, तो डेफिनेटली आप 2 साल में एक बहुत अच्छा मुकाम, एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन स्टेटस आप अटेन कर लोगे। तो आपके पास टाइम है यहाँ पे 11th में। जो 12th पास होते हैं, इनफैक्ट जिसने 12th से स्टार्ट किया उसको उतना टाइम नहीं, बट आपके पास टाइम है, अभी काफी टाइम है, और अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कोई भी अच्छी टॉप रैंक अटेन कर सकते हो। और तीसरा कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रहता है कि आपके 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो 11 से आते हैं, ठीक है। तो 11 से आपकी 50 to 60% क्वेश्चन आती हैं। टाइम का जो है जो हम कहते हैं ना कि टाइम इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, अगर आप उसको यूटिलाइज करो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फाउंडेशन आपकी यहाँ पर है। सो दीज आर द 3 रीजन जिसकी वजह से 11th आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझे आप? तो ये तो पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो हम रिवीजन भी करते रहते हैं कैसे आपको करना है, ठीक है। तो पहले हमने बताया था कि नीट का एक्चुअल सिनारियो क्या है, फिर हमने बताया कि आपको क्यों 11th एसेंशियल है, क्यों 11th जरूरी है। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेस, एंड दैट द जीरो माइंडसेट। अब आपको क्या करना है, जीरो माइंडसेट, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए कि जीरो माइंडसेट है क्या। सबसे पहले तो अपना ईगो जो है साइड में रखिए। ये मत सोचिए कि आपको ये चीज आती है या नहीं आती, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना। अपना जो ईगो है आप इसे साइड में रखिए, ठीक है, कि यार मैं कर ही लूंगा, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं तो, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन क्या पाया, यार ये तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज समझो, और वो ये कि आप कोई भी जो एग्जाम होते हैं ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डिपेंड नहीं, डिसाइड नहीं करते, आपके जो कंपटीशन होता है दैट डिसाइड्स की वेदर द कंपटीशन इज कटथ्रोट और नॉट, ठीक है। मेडिकल में आप देखो कि 720 में से 720 लेके आते हो, स्टिल आप कह सकते हो कि यू कैन नॉट बी इवन द रैंक 1, और भी बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। ये तो मैं फुल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। आपके पास टाइम है, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ड्रॉप द ईगो।
कोई ईगो आपको नहीं रखना। अगर आपको, जैसे आप किसी कोचिंग का हिस्सा है, अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे सर से समझ में नहीं आया, आप उनसे जाके बोलिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, बिकॉज आपके करियर की बात है, आपकी जिंदगी की बात है। तो आप ये बोलिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर कहता है यार इतना से नहीं आ रहा, एक बार फिर से पूछ लीजिए। अगर आपको तो भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप जिस भी कोचिंग में है या आप जहाँ भी पर्सनल ट्यूशन सेंटर से पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पे डाउट सेंटर होते, डाउट काउंटर होते हैं, वहाँ पे जाइए। बट अपना जो कंसेप्ट है आपको, वो आपको करना ही करना है, वो सॉल्व करके कर जाइएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपनी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टूडेंट्स कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो चीज हुई, ठीक है, बिकॉज क्या है, अगर मैं यहाँ पर मैं स्पेशली फोकस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे, ठीक है, बिकॉज मैं जब नीट की तैयारी करता था, जब मैंने जितने भी मेरे एग्जाम्स क्लियर करे, उसमें मेरा यही फंडा रहता था कि मुझे अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने। सो आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, यू शुड बिल्ड योर कंसेप्ट। ये नहीं कि बस आपने रटा, ठीक है, ठीक है, ऑफकोर्स आपको रटना भी पड़ेगा, कई जगह आपको रटना भी पड़ेगा, बट पहले आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कीजिए कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ। Of course, that can take time, but first you build up the concepts. अपने concepts अच्छे से rock solid जो कहते हैं ना, वो आपको करने हैं। ठीक है। तो अब क्या बताया मैंने आपको, जीरो माइंडसेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपको क्या करना है, ड्रॉप द ईगो। कोई ईगो आपको नहीं रखना, ठीक है, अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करना है एंड कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। ये नहीं कि आज आपने 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है, आप लोग चलो यार मेरा 2 दिन का काम, नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। सी अ जर्नी ऑफ सेवरल थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आपको रोज पढ़ना है स्टूडेंट्स, यही तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, रोज आपको पढ़ना है। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई कि ड्रॉप द ईगो, कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड बिल्ड द फाउंडेशन। तो ये जो 3 चीज आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आप देखो कि दिन पर दिन आपका इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज इसमें को रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ देखो आंसर तो देखो, अगर सही बोल रहे हैं तो आंसर तो आपके सामने ही है भैया, आपको तो पहचानना है। ये तो ना कि आपको आंसर निकालने हैं, आपको तो आंसर तो आपके सामने ही आपको पहचानना है। या तो आप सही आंसर जानो या इनकरेक्ट आंसर जानो, है ना। तो दोनों ही केस में, ठीक है, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप अगर ये करोगे तो आप देखो कि आपका जो फाउंडेशन है ना, वो सॉलिड होता जा रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे क्या ये तो कोई भी करेगा, नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ और आप ये फील करोगे, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो चीज आप करना है। अच्छा, ईगो में एक चीज और आती है, जब आप देखोगे कि कुछ लोग जो है आपकी क्लास में, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बहुत खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, सर जो भी कुछ पढ़ा रहे, अरे हाँ सर वो भी होते होते, तो आप ये सब मत सोचिए कि इस बच्चे ने तो इतना पढ़ा है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि भाई क्वेश्चन तो एक ही बार है ना, आप उसे सॉल्व कर देंगे तो बस। तो अपना ईगो साइड में रख के उसमें कर रखा है, अच्छी बात है, मैं भी जान लूंगा, क्योंकि एक कंसेप्ट आप एक बार समझ गए तो बस। ये किसने कहा है आपको कि 10 बार समझने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ऐसा थोड़ा होता है। आप एक ही बार में समझ के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दैट्स इट, छुट्टी, है ना। तो ये रहता है आपका, ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको अपना रखना है, कंसिस्टेंसी भी करना है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना है, ठीक है, और फिर आपको क्या होता है कि अपना ईगो को साइड में रखना है। तो ये 3 चीजें मैं आपको बताई। अब हम आते हैं आपके सिनेरियो के ऊपर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कोई भी जंग जीतने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपने दुश्मन को जानना। यहाँ पे आपके दुश्मन या फिर आपके दोस्त जो हैं वो क्या है, आपकी सब्जेक्ट्स हैं। सो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, नॉट 3। कुछ लोग होते हैं बॉटनी जोलॉजी को एक बायोलॉजी पढ़ते हैं, बट मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहले होता है फिजिक्स, देन यू हैव केमिस्ट्री, एंड देन यू हैव बॉटनी एंड zoology। 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है। अब अच्छा, मैंने क्यों बॉटनी zoology का, इसको आप समझिए क्यों मैंने आपको ऐसा कहा, बिकॉज अगर आप बायोलॉजी करोगे ना, तो आपका जो आइडिया ना वो जनरलाइज हो जाएगा। आप कहोगे कि यार चलो मैं फिजिक्स में, या और ये शायद आपने फील भी किया होगा, अभी आपने, अगर आपके 2 टेस्ट हो भी गए तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, कि आपने देखा कि फिजिक्स में तो है आपके आ रहे हैं आपके 80-90 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी आपके 90-100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और आप अगर बायोलॉजी आप बोलोगे तो बायोलॉजी में आपके 250 और 280 आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरी बायोलॉजी स्ट्रांग है, पर बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट्स। बायोलॉजी स्ट्रांग आप तब बोलिए जब आपका 340 तक आपका स्कोर रहता है, और अगर पेपर बहुत टफ है तो 320, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके जैसे ये आपके ये जो हमारी सेशंस बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस माइंडसेट के साथ में पढ़ना चाहिए जिससे ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो, ठीक है। बट ये आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना, बिकॉज अगर आप जनरलाइज करोगे तो आप एक बोलो कि ये मेरे बायोलॉजी में 2 है, बट अगर आप इसको 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप इसको 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो, जान के पढ़ोगे, तो आपकी जो एफर्ट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। फिर आपको क्या बोलते हैं, बॉटनी में मेरे 100 आउट ऑफ 180 140 है, यहाँ पे मेरे 130 है, 140 है, तो मेरा स्कोर कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, और 320 के आसपास हो रहा है। मेरे फिजिक्स, अगर मेरे बॉटनी में मेरे 180 है,
जूलॉजी में मेरे 175 में, तो मेरा स्कोर कुछ ऐसे, तो आपका अप्रोच बदल जाएगा। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके दुश्मन है, या बोले कि एक अपॉर्चुनिटी जिसको आपको ग्रैब करना है, इनको आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है फतेह हासिल करनी है। यू हैव टू टेक दीज सब्जेक्ट्स इनटू कंट्रोल, ठीक है। नाउ सेकेंडली, अब आपको अपने दुश्मन पता है, तो उनको लड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपके पास कुछ वेपन्स भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेपन्स क्या है? अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो वेपन है दैट इज योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको अच्छे से करना है। छोड़िए जो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें, जैसे आपके लेवल में कुछ होंगे जो आपको बोलेंगे हमने कूपर पढ़ा थी, लैनिंग पढ़ी थी, ठीक है, गार्डनर पढ़ा था, ये सब पढ़ी थी, ठीक है, वो चीज अलग है। आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं करनी है, आपको यहाँ पे बीएससी जूलॉजी या बीएससी बॉटनी नहीं करनी है, आपको नीट करना है। एंड नीट के लिए एनसीईआरटी इज द की स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से ना अपने दिमाग में बिठा लो, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी अच्छे से आपको करनी है। ऑफ कोर्स देयर आर सम बुक जो कि एनसीईआरटी कवरेज उसमें करें। सो देयर इज वन बुक जो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिससे आप एनसीईआरटी को हर एक लाइन से तोड़ नोट करके कैसे उसमें क्वेश्चन बनाए, दैट इज एनटीए बॉटनी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो उस बुक की खासियत ये है कि वो एनसीईआरटी में हर लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, वो आप है। इनफैक्ट मैंने ही वो बुक लिखी है। एंड अभी जो पहले मेरा नीट हुआ था, ठीक है, जो इसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से थे हमेशा, जब तक नीट एनसीईआरटी उसमें रहता है उसमें से थे। इनफैक्ट इनफैक्ट जो ओलंपियाड्स वगैरह की जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उन्होंने भी वो बुक रेफर करते हैं, वो पढ़ते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ओलंपियाड में भी उससे काफी आते हैं, ठीक है। बिकॉज विद सो मच ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई डू हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। एक एग्जामिनर क्या माइंडसेट होता है और इस लाइन से वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। आप भी समझ जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ठीक है। सो बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज द की। नो मैटर आपको कोई जो मर्जी बोले कि लॉडिश पढ़ी थी, कूपर पढ़ी थी, गार्डनर पढ़ी थी, लैनिंजर पढ़ी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप नीट कीजिए, उसको जो करना है करने दो यार, आप एनसीईआरटी करो, ठीक है। ये हो गया। फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए स्टूडेंट्स जो है, अभी मैं देखता हूँ कि काफी सारी जो स्टूडेंट्स है बहुत इधर उधर जाती है। एक एससी वन अगर आप देखें तो बेसिक उसके लिए आपका रखते हैं, एंड देन यू कैन हैव डीसी पांडे, ये डीसी पांडे आप पढ़ सकते हैं। बट मैं अगर स्टूडेंट्स में आपको चीज बताऊं, आपको पता है द मोस्ट सिंपल प्लान इज द मोस्ट परफेक्ट वन। सबसे सिंपल प्लान जो होता है सबसे परफेक्ट होता है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपके जैसे जैसे अब जिस भी कोचिंग अगर आप इससे आप देखिए, वहां पर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको? मॉड्यूल पढ़ा रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ा रहे हैं। तो वो आपका प्राइमरी वो है जो कहते हैं वेपन है, जिसको अगर आप मास्टरी करेंगे तो फिर आप और अच्छा ही होगा। वहां पर वो इसलिए आपको रिलेट कर सकते हैं, जैसे टीचर बताया कि यार ये क्वेश्चन उस पेज पे था, तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक तो अपने टीचर पे थोड़ा भरोसा किया, वो जो नोट्स करा रहे हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से कीजिए। अगर वो मॉड्यूल फॉलो करें, जैसे आप आकाश में हो, एलन में हो, नारायणा के, श्री चैतन्य है, टारगेट पीएमटी, किसी भी ब्रांड के आप है, हेलिक्स के, किसी भी ब्रांड के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो आप जो उनका मॉड्यूल है वो आप अच्छे से मास्टर कीजिए, उसके असाइनमेंट, उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए, एंड टेस्ट सॉल्व कीजिए। यही बहुत है, क्या ना, यही बहुत है, ठीक है। आप ये जितने सारे टेस्ट उनके 11 से 12 तक रहते हैं, आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लिया, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सिंपल प्लान है जो आपको करना है। या तो फिर आप ये, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताए कि या तो फिर आप जो है एससी वर्मा एंड डीसी पांडे है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपल जो दूसरा तरीका है, जैसे मैं आपको कहा था कि मैं यहाँ पर आपकी चीजें आसान करने के लिए हूँ और आपको वो तरीका बताने के जिससे आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो। और नॉट ओनली जस्ट सिलेक्शन, टॉप रैंक की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट। मेरी पूरे एकेडमिक करियर में मैं जो है भगवान की दया से जो मेरा जो अप्रोच रहा है, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, इससे उन्होंने हमेशा टॉप रैंक हासिल करी है, ठीक है। अगर आप नीट, अगर आप दिल्ली में जैसे आप इस साल नेक्स्ट ईयर कभी पिछले 2 साल में आप पूरे नॉर्थ में, पूरे इंडिया में किसी भी टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जस्ट मेंशन मी, मैं आप मेरे स्टूडेंट्स वहां पे आपकी रैगिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो आप सारे के सारे जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो मॉड्यूल अच्छे से मास्टर कीजिए, उसके एक्सरसाइजेस, उसके डीपीपी एंड टेस्ट सारे सॉल्व कीजिए, ठीक है। यू कैन गो फॉर द सेम विद द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आपको कि सर ये तो नई चीज है, ये तो हमें पता ही नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी बुक आप करते हैं, जो एससी वर्मा करते हैं, अरे वही जो आपके मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल भी उन्हीं बुक से ही तो बनाए हुए हैं। अगर आपने वो कर लिया तो आपने डेफिनेटली जो बुक्स आपके जहन में भी चल रही है आपने वो सारी कंप्लीट कर ली, ठीक है।
तो ये कर सकते हो। यू कैन गो विद द सेम विद द केमिस्ट्री। से के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे का पूरा मॉड्यूल आपने कर लिया, उसके बाद असाइनमेंट, डीपीपी एंड सारे टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो केमिस्ट्री के लिए अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे अच्छी बुक तो है एनसीईआरटी है, ठीक है। द बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप देखिए पी वैक्यू बहुत आते हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन मास्टरी कर ली तो आप उसको इजिली मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पे आता हो तो फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? दिस इज द फिजिक्स ऑफ द केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो फिजिक्स होती है, जो रिएक्शंस होते हैं आपके, मतलब जो आपकी जो कैलकुलेशन होती है, जो फिजिक्स रहती है, जो मैकेनिज्म या कुछ कंसेप्चुअल जो चीजें रहती है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। सो दिस इज मोर और लेस लाइक अ फिजिक्स। अगर आप इसको समझ जाएं, ठीक है, तो आप इसको रॉक सॉलिड फाउंडेशन करके आपका अपनी स्कोर को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। आपने लोअर क्लास में पढ़ा था ना, जो संस्कृत होती है एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। अगर आती तो फुल मार्क्स। एंड देन यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, मैं अपनी सब्सिक्वेंट जो सेशंस में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे करके सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल तो मैं आपको, ये पहला हमारा सेशन है 11th के स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक जनरलाइज्ड अप्रोच आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे अच्छी चीज तो है कि आप मैकेनिज्म वाइज इसको सॉल्व कीजिए। मैकेनिज्म वाइज नेम रिएक्शंस जो आपके रहते हैं वो आपको करने हैं, कन्वर्जन जो है वो करना है। इनफैक्ट एनसीईआरटी हियर एज वेल, एनसीईआरटी फॉर्म्स द की, ठीक है। तो ये आपका रहता है। अगर आपको बुक आप जानना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको देखी। अच्छा, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ आपको इसे बिल्कुल आपको फॉलो करते रहना। ये नहीं कि आपने एक महीना पढ़ा फिर दूसरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, नहीं, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी तो आपकी होती है कि आप पूरे जो मॉड्यूल है उसको अच्छे से आप चार्ट लें, घोट के पी जाए आप। उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस, डीपीपी वगैरह टेस्ट सब आप सॉल्व कर डालें। और अगर आप बुक्स जानना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा एक जो कॉमन है आप रहते हैं, चौहान आप कर सकते हो एंड अवस्थी आप कर सकते हो। तो ये बुक आप अच्छे से कीजिए। तो ये आप इसको इनको भी कीजिए। बट देन अगेन जैसे आपको कहा कि एनसीईआरटी इज द की, तो आपके जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी होल्ड्स द की, तो वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट्स का आपका रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कैसे आपको करना है, आपको बुक्स पता है, ठीक है, कि कैसे करना है। सो अब जो है नटशेल में आपको 11th का आइडिया है, ठीक है। अब आपको मैं बताया कि 11th में क्यों क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कौन आपके दुश्मन है, जीरो माइंडसेट क्या होता है, आपके सब्जेक्ट्स में आपको कैसा पढ़ना है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, तो 3 चीजें आपको करना है। सबसे पहले तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ो उसका 2 दिन तक आप नहीं करें, नहीं, डेली प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि अगर वैल्यू चेंज हो गई तो फिर नहीं डब्बा गोल हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। कंसेप्ट क्लैरिटी आपको करना चाहिए, ठीक है, जब आपके फाउंडेशन बिल्ड हो, ठीक है। और तीसरी चीज जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है। ये नहीं कि अगर फिजिक्स अच्छी लग रही है, कोई चैप्टर अच्छा है तो दिन भर फिजिक्स ही करते जा रहे हो, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री अच्छी करते जा रहे हो, या 7 दिन में से 5 दिन में से बायोलॉजी करते हो, नहीं। आपको जो है अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करके उसको ट्रैक करने कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिए स्टूडेंट्स, आप क्या पढ़ना चाहते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। आज जनरली स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं, वो नहीं पढ़ते जो उन्हें पढ़ना चाहिए। सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये हमारे पहले सेशन के लिए स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस वुड बी ऑफ गुड हेल्प टू यू, इफ नॉट ग्रेट, ठीक है, इट वुड बी गुड हेल्प ऑफ यू टू यू। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, एनी कंसर्न, you can straight away you can comment me and I would love to talk with you on that particular concern, and not just talk, we would just solve that problem. तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई इशू आपको लगता है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप मुझे बताइए। मैं आपको वो उसका सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपना गोल, अपना मुकाम अचीव कर सकें। सो हाय, दिस इज डॉक्टर अनुज ममगाई और आप देख रहे हैं अपना नीट रेवोल्यूशन, रैंक रेवोल्यूशन। बाय बाय।